Hello everyone. Once again, I welcome you all. And in today's class, we are going to discuss another topic, and this is what we call the making of Germany and Italy. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जर्मनी और इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ है एंड जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन, या कोई आर्मी किसी देश का है जो आर्किटेक्ट है जो हो सकती है। इसको हम किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, जर्मनी के यूनिफिकेशन हम इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो पर्शियन जो आर्मी है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो रोल प्ले करेगी इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के यूनिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करने वाली है। इसकी वजह से इसको है जो आर्किटेक्ट है जो कहा जाता है, जर्मनी को बनाने में उसको एक आर्किटेक्ट है जो कहा जाता है। एंड जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अगर हम देखें 1848 तक अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो नेशनलिज्म है वो है जो डेमोक्रेसी के साथ में और रेवोल्यूशन के साथ में जो जुड़ा हुआ था। लेकिन उसके बाद में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और अब हम क्या देख रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं वो है जो नेशनल सेंटिमेंट्स को क्या करती हैं, उसको मोबिलाइज करने का है जो काम करती हैं। इससे पहले जैसे हमने देखा, आपको मालूम है कि जो लिबरल्स थे वो है जो नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स हैं उनको मोबिलाइज करना है जो मोबिलाइज करने का जो काम कर रहे थे। लेकिन 1848 के बाद में हमें जो देखेंगे कि इस तरह से जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स हैं या जो कंजर्वेटिव रेजिम्स हैं, कंजर्वेटिव से मतलब हो गया कि ऐसी गवर्नमेंट्स जो कि मोनार्की के जो सपोर्टर हैं, तो इस तरह की जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्या करेंगी, वो नेशनल जो सेंटिमेंट्स हैं उनको है जो मोबिलाइज करने का है जो काम करेगी। और उनके पीछे मकसद ये था कि यूरोप के अंदर वो अपना एक पॉलिटिकल डोमिनेंस है जो एस्टेब्लिश है जो करना चाहते थे। और ये हम देखेंगे कि किस तरह से दो केसेस में हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। एक हो गया जिसमें हम देखेंगे कि जर्मनी है, जर्मनी के यूनिफिकेशन में वो किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करने वाली है जो कंजर्वेटिव फोर्सेस, और दूसरा जो एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे वो है इटली के यूनिफिकेशन में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा और जैसा हमने पहले डिस्कस भी किया कि 1848 में जो लिबरल्स थे उन्होंने जर्मनी के यूनिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करने की कोशिश की। लेकिन जर्मनी का है जो कुछ रीजंस की वजह से है जो यूनिफिकेशन है जो पॉसिबल नहीं हो पाया। और हमने देखा कि वहाँ की जो जर्मन जो पॉपुलेशन थी, स्पेशली अगर हम बात करें जो मिडिल क्लास की अगर बात करें, तो उनमें जो नेशनल सेंटिमेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा है जो वाइड स्प्रेड थे। और लेकिन ये सारी चीज़ें जो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इसके पीछे कुछ रीजंस थे। जैसे कि हमने देखा, आपको मालूम है कि इस जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनी और साथ ही साथ जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो उसको है जो भरपूर है जो सपोर्ट नहीं मिला, किसकी तरफ से, मोनार्की की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। साथ ही साथ हमने देखा, आपको मालूम है कि वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है और जो आर्मी है वो भी उसको सपोर्ट नहीं करती है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि इनके साथ ही साथ जो जंकर्स जो कि बड़े बड़े जमींदार थे, लैंड ओनर थे जर्मनी के, वो भी इसको है जो सपोर्ट है जो नहीं करते। इसकी वजह से ये पूरा जो इनिशिएटिव था जो लिबरल्स का वो फेल है जो हो जाता है। और अब हम देखते हैं, आपको मालूम है कि अब हम देखते हैं कि जो जर्मनी के अंदर हम क्या देखते हैं कि इसको पूरे इस जर्मन रीजन को जो यूनिफिकेशन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन लेता है, वो है जो पर्शियन एम्पायर है जो लेता है। और पर्शियन एम्पायर की अगर बात करें तो उस समय जो पर्शिया के जो एम्परर थे उनका नाम था केसर विलियम फर्स्ट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना था तो उस समय जो पर्शिया के जो एम्परर थे वो थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। और ये जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1840 से लेकर है जो 61 था। उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है और उनके जो भाई हैं जिनका नाम है केसर विलियम फर्स्ट, वो उनको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो उस समय हम देखते हैं कि अगर हम बात करें जो 61 की अगर हम बात करें 1861 की अगर बात करें तो उस समय जो पर्शिया के जो एम्परर है वो कौन है, केसर विलियम फर्स्ट। और उस समय जो पर्शिया है उसके जो चीफ मिनिस्टर है जो ओटोमन बिस्मार्क थे। और इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर है जो रहने वाला है पूरे जो जर्मन रीजन है उसके यूनिफिकेशन में। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम जर्मन जो रीजन की अगर बात करें तो ये भी है जो पॉलिटिकली है जो फ्रेगमेंटेड था, इसका जो कंट्रोल है जो अलग अलग स्टेट्स के पास में था। तो इसके लिए ज़रूरी था कि जो पर्शियन आर्मी है जो इन टेरिटरीज के अगेंस्ट में या इन ये जो किंगडम थे उनके अगेंस्ट में जो मिलिट्री ऑपरेशन है जो कंडक्ट करे। और फिर हम देखते हैं कि जो पर्शियन जो एम्परर है उनकी परमिशन से जो वहाँ की जो आर्मी है और जो ब्यूरोक्रेसी है वो एडीएफ के अगेंस्ट में, एडीएफ इन द सेंस मतलब ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, उनके खिलाफ में जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं जो कंडक्ट किए जाते हैं, वॉर है जो कंडक्ट है जो की जाती है। और ये जो वॉर है वो लगभग है जो 7 ईयर्स के करीब है जो चलती है। और इस तरह से अल्टीमेटली जो फाइनली हम क्या देखते हैं कि जो पर्शियन जो आर्मी है उसकी में इसमें है जो विक्ट्री होती है। और विक्ट्री होने के बाद में इस तरह से जो जर्मनी है, जो जर्मन जो रीजन है उसका जो यूनिफिकेशन है जो कंप्लीट होता है। और जो जनवरी 1871 में जो पर्शियन जो एम्परर है जिनका नाम है केसर विलियम फर्स्ट, उनको है जो जर्मन रीजन का है जो एम्परर है जो डिक्लेयर है जो कर दिया जाता है। और अब हम देखते हैं कि जब एक बहुत बड़ी एक ग्रांड सेरेमनी है जो ऑर्गेनाइज की जाती है, और ये जो ग्रांड जो सेरेमनी है वो 18 जनवरी 1871 को है जो की जाती है। और वो जो वेन्यू की अगर हम बात करें तो ये वेन्यू है जो कहाँ पर है, वर्साई में। वर्साई का जो पैलेस जो कि एक हिस्टोरिकल पैलेस है। एंड और जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो पैलेस है वो कहाँ पर है,
फ्रांस के अंदर। तो वहाँ पर है जो बहुत से जो जर्मन जो रीजन है या जो जर्मन स्टेट है उनके प्रिंसेस हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाता है। इसके अलावा जो आर्मी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इसमें है जो बुलाया जाता है। साथ ही साथ जो ओटोमन बिस्मार्क जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और जो पर्शिया के जो चीफ मिनिस्टर थे वो भी इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं। और वहाँ पर जो वर्साई पैलेस के अंदर जो हॉल ऑफ मिरर है, तो वहाँ पर इन सब लोगों की है जो गैदरिंग होती है। और गैदरिंग होने के बाद में हम देखते हैं कि जो बहुत ही एक शानदार तरीके से जो जो केसर विलियम फर्स्ट है उनको जर्मन रीजन का जो एम्परर है जो डिक्लेयर किया जाता है। और इस तरह से जो जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि इस तरह से जिस तरह से जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ है उस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो पर्शिया है उसका पूरे यूरोप के अंदर है जो डोमिनेंस है जो एस्टेब्लिश है जो हो जाता है। और साथ ही साथ जो जर्मनी में जो नई गवर्नमेंट बनी थी इसने भी है जो मॉडर्नाइजेशन के ऊपर जो काम करना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें जैसे कि बैंकिंग की अगर बात करें, करेंसी की अगर बात करें, जो लीगल सिस्टम की अगर बात करें, या जुडिशियल सिस्टम की अगर बात करें, तो इन सभी एरियाज में जो नई जो गवर्नमेंट है जर्मनी की वो इनके ऊपर है जो काम करती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो पर्शियन जो मेजर्स हैं और साथ ही साथ जो प्रैक्टिसेज हैं वो एक तरह से जो पूरे जर्मनी के लिए है जो मॉडल है जो बन जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो जर्मनी का है जो यूनिफिकेशन है जो क्या होता है, कंप्लीट होता है। और 1871 में जो जर्मनी है जो एक यूनिफाइड है जो हो जाता है। और वहाँ पर है जो वहाँ के जो एम्परर हैं वो कौन थे उस समय, केसर विलियम फर्स्ट है जो वहाँ के एम्परर रहते हैं। और ये जो 88 तक है जो वहाँ पर क्या करेंगे, रूल करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ इटली इज यूनिफाइड। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड इट्स यूनिफिकेशन। इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ है उसके जो पीछे जो प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि किस तरह से जो जर्मनी था आपको मालूम है वो एक लंबे समय से जो पॉलिटिकली है जो फ्रेगमेंटेड था, बिल्कुल उसी तरह से अगर हम देखें इवन जो इटालियन जो रीजन है आपको मालूम है वहाँ पर भी है जो सेवरल डायनेस्टीज है जो रूल करती आ रही थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कुछ जो मल्टीनेशनल डायनेस्टीज की अगर हम बात करें जिसमें हमने हेम्सबर्ग एम्पायर के बारे में पहले भी डिस्कस किया था, तो उसके पास में भी है जो इटली का कुछ इलाका है जो वो कंट्रोल है जो कर रहा था। और अब हम देखें अगर जो मिड ऑफ द 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो इटली है उस समय जो 7 स्टेट्स में जो डिवाइडेड था। उसमें से इन 7 स्टेट्स में से सिर्फ जो सेडिना पिडमोंट का जो एरिया था, सेडिना पिडमोंट का जो एरिया था वहाँ के जो रूलर थे वो है जो इटालियन प्रिंसली हाउस थी। इटालियन प्रिंसली हाउस होने का मतलब है कि जो ये सेडिना पिडमोंट के जो रूलर है या वहाँ के जो राजा या जो मोनार्क है सिर्फ वही ऐसे रूलर हैं इन 7 स्टेट्स में से जो कि इटली से है जो बिलोंग करते हैं। बाकी सारे जो 6 स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर है जो फॉरेन जो रूलर्स हैं उनका है जो कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। और इसी तरह से अगर हम बात करें जो नॉर्थ की अगर बात करें, जो इटली का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो ऑस्ट्रियन हेम्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल में था। और जो सेंटर का जो पार्ट था, इटली का जो सेंटर का जो पार्ट है वहाँ पर जो पोप का है जो कंट्रोल था। पोप आपको मालूम है कि जो रोमन कैथलिक चर्च है उसका जो हेड है जो उसको माना जाता है। तो जो सेंटर पार्ट था रोम का, और या आप यूँ कह सकते हो इटली का जो सेंटर पार्ट है वहाँ पर है जो पोप का है जो कंट्रोल था। इसके बाद में अगर हम बात करें जो सदर्न एरिया की अगर बात करें, इटालियन जो रीजन है उसके जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर है जो बॉर्बन किंग है जो स्पेन की जो एक फैमिली थी वो वहाँ पर है जो रूल कर रही थी। जैसा कि आपको मालूम है कि जो फ्रांस है वहाँ पर भी है जो बॉर्बन फैमिली का है जो कंट्रोल था या वहाँ पर है जो वो रूल कर रहे थे। बिल्कुल उसी तरह से उसकी एक ब्रांच है जो स्पेन में रूल करती थी और उसकी एक ब्रांच है जो यहाँ पर है जो आपको जो सदर्न इटली है वहाँ पर है जो क्या कर रही है उसको कंट्रोल कर रही है, वहाँ पर रूल कर रही है। और इवन अभी हम देखें आपको मालूम है कि अगर मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इवन जो इटालियन जो लैंग्वेज है उसने भी है जो एक अपना कॉमन फॉर्म है जो अडॉप्ट है जो नहीं किया। मतलब कि अभी भी इटालियन जो लैंग्वेज के अंदर अलग अलग डायलेक्ट्स या जो रीजनल वेरिएशंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर है जो जो यूनिफिकेशन की जब हम बात करते हैं इटालियन रीजन की तो यहाँ पर हमें डिस्कस करना पड़ेगा किसके बारे में, गॉसिप मैजनी के बारे में जो डिस्कस करना पड़ेगा। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था जो गॉसिप मैजनी के बारे में, और जैसा आप लोगों को मालूम है कि वो एक रेवोल्यूशनरी थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था 1807 में उनका जो ही वाज बॉर्न इन जिनेवा, जिनेवा में उनका जो जन्म हुआ था। और एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका नाम था कार्नबोनी, उससे वो जुड़े हुए थे, कार्नबोनी से जो जुड़े हुए थे। सीक्रेट सोसाइटीज़ के मिशंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से वो जो रेवोल्यूशनरीज आइडियाज़ हैं उनको स्प्रेड किया करते थे और साथ ही साथ जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनको ट्रेनिंग है जो दिया करते थे। तो ये जो गॉसिप जो मैजनी है इन्होंने सबसे पहले वहाँ पर है जो जर्मनी के यूनिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करने की कोशिश की। और जैसा आप लोगों को मालूम भी होगा कि जो गॉसिप जो मैजनी है उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट सीक्रेट सोसाइटीज़ है जो एस्टेब्लिश की थी। एक है जिसका नाम है यंग इटली और दूसरी जो इंपॉर्टेंट जो सीक्रेट सोसाइटी जिन्होंने एस्टेब्लिश की थी उसका नाम था यंग इटली और यंग यूरोप। ये 2 इंपॉर्टेंट है जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी। और उन्होंने है जो जर्मनी के यूनिफाई करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन हम क्या देखते हैं कि उनका जो ये मिशन था या उनका जो ये जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने 2 बार अपराइजिंग उसी केस में 1831 में हुआ और फिर दोबारा उन्होंने जो 1848 में उसको यूनिफाई करने की कोशिश की, लेकिन ये है जो सक्सेसफुल है जो नहीं हो पाया।
और उसके बाद में हम देखते हैं कि 1848 के बाद में हम क्या देखते हैं कि जो सारी जो जिम्मेदारी थी, अब जो इटली के यूनिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सारी जो जिम्मेदारी है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसके पास में आ जाती है? सेडिना पिडमोंट के जो रूलर है जिनका नाम है किंग विक्टर इमैनुअल, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है जो आ जाती है। और ये जो राजा थे या ये जो मोनार्क थे जिनका नाम था किंग विक्टर इमैनुअल, इनकी अगर हम बात करें तो उनको भी इससे कुछ है जो फ़ायदा होने वाला था। एक तो ये फ़ायदा था कि उनका पूरे यूरोप में जो एक पॉलिटिकल डोमिनेंस है जो एस्टेब्लिश हो जाएगा, और साथ ही साथ उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी है जो मिलने वाले थे। अगर इटली अगर यूनिफाइड हो जाता है तो उस कंडीशन में है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी उनको है जो मिलेगी। और अब हम बात करते हैं जो जिस तरह से हमने जर्मनी के केस में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो केसर विलियम फर्स्ट थे और उनका जो एक चीफ मिनिस्टर हुआ करता था जिसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि जो किंग विक्टर इमैनुअल है उनके जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है कैफूर। एंड ये जो कैफूर है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेंगे इटली के यूनिफिकेशन में। और ये जो कैफूर है अगर इनकी बात करें तो ना तो ये एक रेवोल्यूशनरी है और ना ही ये एक है जो डेमोक्रेट है, और ये वेल्दी सेक्शन से है जो बिलोंग करते थे, ये एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे, इटालियन एलिट से बिलोंग करते थे। और इनकी जो लैंग्वेज पर जो कमांड थी वो फ्रेंच में ज़्यादा थी बजाय कि इटली के। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो जो एरिस्टोक्रेसी की अगर बात करें तो ज़्यादातर जो एरिस्टोक्रेसी थी यूरोप के अंदर वो फ्रेंच लैंग्वेज को ज़्यादा है जो प्रेफर है जो करती थी। और इसी से हम देखते हैं कि फिर ये जो कैफूर है वो एक है जो अलायंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा है जो किंगडम नहीं था और ये पूरी तरह से इनिशिएटिव नहीं ले सकता था, उसको जो मिलिट्री अलायंस या मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो इसमें वो जो सबसे पहले है जो वो अप्रोच करते हैं किसी जो फ्रांस के जो रूलर हैं उनसे वो अप्रोच करते हैं, और फ्रांस के साथ में वो एक मिलिट्री अलायंस है जो क्रिएट करते हैं। और फ्रांस के साथ में जब मिलिट्री अलायंस करने के बाद में हम क्या देखते हैं कि 1859 में जो नॉर्दर्न जो इटली है वहाँ पर वो अटैक करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो नॉर्दर्न इटली की अगर बात करें तो वहाँ वो जो एरिया था वो किसके पास में था? ऑस्ट्रिया के पास में था। और इस तरह से 1859 में जो ऑस्ट्रिया है उसकी क्या होती है? डिफीट होती है। और इस तरह से है जो जो ऑस्ट्रियन की डिफीट होने के साथ ही है जो इटली का जो यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि जो एक और इम्पोर्टेंट मेंबर यहाँ पर अभी उनकी एंट्री होगी और उनका नाम है गॉसिप गैरिबेल्डी। और जो गॉसिप जो गैरिबेल्डी है ये है जो इससे पहले जो हमने देखा था आपको मालूम है एक रेवोल्यूशनरी थे जिनका नाम था गॉसिप मैजनी, उनके ये फॉलोवर थे। और उनकी एक जो सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका नाम था यंग इटली, उसमें भी इन्होंने है जो ट्रेनिंग है जो ले रखी थी। तो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि जो जो गॉसिप जो मैजनी है उसका जो एक उन्होंने जो जिस तरह से इनिशिएटिव लिया था और इटली के यूनिफाई करने में वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हमने देखा कि जो वो फेल हो गया। तो वो अब ये चाहते थे कि वो उनका जो सपना है या जो ड्रीम है उसको वो क्या करें? पूरा करें। तो फिर ये गॉसिप जो गैरिबेल्डी है वो जो वॉलंटियर्स हैं उनकी है जो एक बहुत बड़ी है जो फौज है जो तैयार करते हैं, और उस फौज के साथ में हम क्या देखते हैं कि जो सदर्न इटली है उसकी तरफ वो मूव करते हैं। और सदर्न इटली में जाने के बाद में हम क्या देखते हैं कि जो 1860 में जो टू किंगडम ऑफ सिसिली है उसको वो कॉन्कर करते हैं। और जो मैंने जैसे आपको बताया कि जो सदर्न जो पार्ट था आपको मालूम है इटली का वो किसके पास में था? जो स्पेन की एक जो बॉर्बन फैमिली है वो उसको कंट्रोल है जो कर रही थी। तो इस तरह से उनको भी वहाँ से है जो खाली है जो करवा दिया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि जो वहाँ के जो लोकल जो पीजेंट हैं वो भी है जो गॉसिप जो गैरिबेल्डी है उनको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। और ये जो पीजेंट थे ज़्यादातर जो पीजेंट्स है आप बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम देखें तो ये सभी भी है जो क्या थे? इलिटरेट थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे। और इन लोगों को है जो बिल्कुल जो जो लिबरल और जो नेशनलिस्ट जो आइडियोलॉजी है उनके बारे में इनको आइडिया नहीं था कि भाई नेशन क्या है या नेशनलिज्म का मीनिंग क्या हो गया या नेशन स्टेट बनाने का क्या मतलब है। और यहाँ के जो पीजेंट है वो इतने ज़्यादा इनोसेंट थे कि इन्होंने ये जो टर्म है इटालिया, इस टर्म को कभी उन्होंने सुना भी नहीं था। और इनको ये लगता था कि ला इटालिया कोई है जो किंग विक्टर इमैनुअल है उनकी जो वाइफ है, और इसको है ना किसी ने जो कैप्चर कर लिया और हमें उन्हें रिलीज करवाना है। और इस तरह से जो यहाँ के जो पीजेंट है वो जो गॉसिप जो गैरिबेल्डी है उसको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो इटली का जो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि 1861 में है जो इसका यूनिफिकेशन है जो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा इन दोनों केसेस की अगर हम बात करें तो इन दोनों केसेस में कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है। जैसे कि अगर हम बात करें कि दोनों में हम देख रहे हैं कि जो इनिशिएटिव है वो जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स है उनका इनिशिएटिव है। वहाँ पर जर्मनी के केस में हमने देखा कि वहाँ पर है जो पर्शियन जो एम्पायर है वो इनिशिएटिव लेता है, और वहाँ पर है जो मोनार्क थे वो कौन थे? केसर विलियम फर्स्ट। और इसी तरह से अगर यहाँ पर हम देखें तो सेडिना पिडमोंट है उनके जो एम्परर है जिनका नाम है किंग विक्टर इमैनुअल, यहाँ पर है जो ये इनिशिएटिव है जो लेते हैं। दूसरी तरफ हमने जर्मनी के केस में देखा कि उसमें हम देखते हैं कि जो ऑटो वन बिस्मार्क है जो वहाँ के जो पर्शिया के जो चीफ मिनिस्टर थे। उसी तरह से अगर यहाँ पर हम इटली के केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जो चीफ मिनिस्टर है वो कैफूर थे।
और जो जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वो हमने देखा कि वो 1871 में हुआ है, जबकि अगर हम इटली की अगर बात करें तो इसका यूनिफिकेशन है जो 1861 में हुआ है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो दोनों जो जर्मनी और इटली है जो इनके बनने में इवन जर्मनी के यूनिफिकेशन में तो खैर हमने देखा ही, आपको मालूम है कि आर्मी का एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो रोल था, और साथ ही साथ इवन जो इटली के यूनिफिकेशन में भी हमें जो आर्मी है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। जो ब्रिटेन का जो स्ट्रेंज केस है और उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।